हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आशा करते हैं बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की आपकी क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पिछली वीडियो जो मैंने आपको बताई थी वह आपकी हार्ड प्रैक्टिस की कराई थी, जिसमें सभी आपके हार्ड PYQ और MCQ उसमें आपको दिए गए थे। अगर आपको लगता है अगर आपकी बार हार्ड पेपर आएगा तो मैं आपको जो क्वेश्चन कराती हूँ बस सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे ज़्यादा हार्ड पेपर में कभी नहीं आएगा। तो आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज का हमारा जो पेपर रहेगा वह हिंदी सब्जेक्ट का है, जिसमें हम आपको आज 30 MCQ इसमें करवाएंगे। तो पिछली जो क्वेश्चन था आपका 25 जनवरी 2023 को जो हुआ था, उसका आज हम सेकंड पेपर लेकर आए हैं। फर्स्ट पेपर आपको पिछला हम दे चुके हैं, जो कि आपका प्राइमरी लेवल का था। आज हमारा जो पेपर होगा वह जूनियर लेवल का है, जो कि आपका 25 जनवरी 2023 को हुआ था। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन में था गद्यांश। सबसे पहले हमें गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश के बाद उससे जुड़े हुए आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो एक प्रश्न नंबर 1 से लेकर 9 तक जो है आपके गद्यांश को के से जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, गद्यांश शुरू होता है यहाँ से। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए वातावरण शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या की बेहिसाब वृद्धि और जनता की बढ़ती मांगों को आपूर्ति के लिए, रोजगार और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए बढ़ता औद्योगिकरण दोनों ने वातावरण की सीमा से अधिक प्रभावित किया है। यानी कि बढ़ते हुए जो आपका आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति और औद्योगिकरण जो है मांगों ने दोनों को वातावरण को सीमा से अधिक प्रभावित किया है। ऐसी अवस्था में वातावरण का शुद्ध रहना स्वयं ही एक समस्या बन गया है आज। इसलिए प्रदूषण चाहे वायु का हो, जल का हो अथवा ध्वनि का हो, एक नितांत आधुनिक समस्या के रूप में सामने आ गया है, क्योंकि जिस वातावरण में और जिस वायुमंडल में हम सांस लेते हैं वह प्रदूषित होता जा रहा है। और यह स्थिति केवल भारत की ही नहीं बल्कि अधिकांश देशों में प्रदूषण की समस्या विकट रूप से फैलती जा रही है, यानी होती जा रही है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक यह कथन है कि बेहिसाब हो रहे इस प्रदूषण के फणधारी सांप को यदि शीघ्र ही नहीं नियंत्रित किया गया तो आने वाले दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य तो क्या किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह जाएगी। वनस्पतियां तक भी नहीं पनप पाएंगी। प्राणी के जीवन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश, जो कि आपका एक प्रदूषण से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मांगों की जो है मांग बढ़ रही है वैसे वैसे औद्योगिकरण बढ़ रहे हैं। और औद्योगिकरण बढ़ने से क्या होता है, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, बहुत से उद्योग फैल रहे हैं। तो प्रदूषण की समस्या हर प्रकार से बढ़ रही है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या किसी प्रकार का प्रदूषण हो, वह बढ़ रहा है। जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। तो इसी से जुड़े हुए आपके आज गद्यांश से जुड़े हुए ये 9 क्वेश्चन रहेंगे, पहले क्वेश्चन से लेके 9वें क्वेश्चन तक। चलिए आप क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है? आपको बताना है गद्यांश जो हमने अभी पढ़ा है उसके अनुसार स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है। पहला है आपका अच्छा स्वास्थ्य, दूसरा शुद्ध वातावरण, तीसरा शुद्ध भावनाएं या शुद्ध मनोभाव। चारों ही ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर देना है कि गद्यांश के अनुसार स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है। जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो आपको बताना है कि गद्यांश के अनुसार स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य, शुद्ध भावनाएं, शुद्ध वातावरण या शुद्ध मनोभाव। देखिए, गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए शुद्ध वातावरण का होना आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और शुद्ध अगर वातावरण होगा तो हमारा जो है स्वस्थ शरीर रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, शुद्ध वातावरण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक हैं। वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक हैं। ऑप्शन है आपके जनता की बढ़ती हुई मांगें तथा पूर्ति, या फिर जनसंख्या में औद्योगिकरण में वृद्धि, या रोजगार की बढ़ती मांग तथा पूर्ति, या जनसंख्या में सीमित किंतु औद्योगिकरण में तीव्र वृद्धि। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही रहेगा, कि जो वातावरण पर बुरा प्रभाव डाल रहा है इन चारों में सबसे मुख्य कारक कौन सा है। एक बार और ऑप्शन सुनना है। देखिए, जनता की बढ़ती मांगें तथा पूर्ति, जनसंख्या तथा औद्योगिकरण में वृद्धि, या फिर रोजगार की बढ़ती मांग तथा पूर्ति, या जनसंख्या में सीमित किंतु औद्योगिकरण में तीव्र वृद्धि। आपको राइट आंसर देना है कौन सा वातावरण पर बुरा प्रभाव डालता है, इनमें से कौन सा कारक है।
देखिए, वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक जनसंख्या तथा औद्योगिकरण में वृद्धि है, क्योंकि जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि और जनता की बढ़ती मांगों की आपूर्ति के लिए, रोजगार और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए बहुत औद्योगिकरण दोनों ने वातावरण की सीमा से अधिक प्रभावित किया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 सही, जनसंख्या तथा औद्योगिकरण में वृद्धि। तो चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या है। गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या कौन सी है? ऑप्शन है हमारे वायुमंडल प्रदूषण, या रोजगार में कमी, या जनसंख्या में वृद्धि, या ग्लोबल वार्मिंग। आपको बताना है कि गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या कौन सी है। देखिए, गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या वायुमंडल प्रदूषण की है, जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि और जनता की बढ़ती मांगों की आपूर्ति के लिए, रोजगार और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए बढ़ता औद्योगिकरण दोनों ने वातावरण को सीमा से अधिक प्रभावित कर दिया है। ऐसी अवस्था में वातावरण शुद्ध रहना स्वयं एक समस्या बन गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, वायुमंडल प्रदूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रदूषण की समस्या है। प्रदूषण की समस्या कौन सी है इन चारों में से? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके केवल भारत में है। अच्छा, यहाँ पर बताना है प्रदूषण की समस्या कहाँ है। ठीक है, प्रदूषण समस्या कहाँ है? ये आपका ऑप्शन है केवल भारत में है, केवल एशियाई देशों में है, संसार के अधिकतर देशों में है, या संसार के कुछ ही देशों में है। आपको राइट आंसर देना है, प्रदूषण की समस्या कहाँ पर है। देखिए, आपने अगर गद्यांश को ठीक से सुना होगा तो आप अच्छे से इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि जो है प्रदूषण की समस्या कहाँ पर है ना। देखिए, हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार के वातावरण में हम रह रहे हैं, नितान आधुनिक समस्या के रूप में सामने आ गया है, क्योंकि जिस वातावरण में हम और जिस वायुमंडल में हम रह रहे हैं वह प्रदूषित होता जा रहा है, और स्थिति केवल भारत की ही नहीं है बल्कि अधिकांश देशों में प्रदूषण की समस्या विकट होती जा रही है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3, संसार के अधिकतर देशों में, है ना। तो प्रदूषण की समस्या संसार के अधिकतर देशों में है। जिस वायुमंडल में हम सांस लेते हैं वह प्रदूषित होता जा रहा है, और बस स्थिति केवल भारत की नहीं बल्कि अधिकांश देशों में प्रदूषण की समस्या विकट होती जा रही है। यही हमारे गद्यांश में लिखा हुआ है ना। ऑप्शन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। गद्यांश में अत्यधिक बढ़ते प्रदूषण की तुलना किससे की गई है? गद्यांश में अत्यधिक बढ़ते हुए प्रदूषण की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन है आपके फणधारी सांप से, या गिरगिट से, बिच्छू से, या अजगर से। बताना है आपको, गद्यांश में बेहिसाब बढ़ते प्रदूषण की तुलना किससे की गई है। देखिए, यहाँ पर हमने जो पढ़ा था गद्यांश, तो यहाँ पर ये लाइन थी, वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कथन है कि बेहिसाब हो रहे प्रदूषण के फड़दाणी सांप को यदि शीघ्र से नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले दशक में ये पृथ्वी मनुष्य तो क्या किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह जाएगी, है ना। तो यहाँ पर बेहिसाब बढ़ते प्रदूषण की तुलना किससे की गई है? फणधारी सांप से। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर 1, फणधारी सांप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, आने वाले दशकों में ये पृथ्वी मनुष्य तो का किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह जाएगी, इस वाक्य का क्या भाव है? आपको बताना है, भाव बताना है। आने वाले दशकों में ये पृथ्वी मनुष्य तो क्या किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं हो जाएगी, इस वाक्य का क्या भाव है? ऑप्शन है आपके, पृथ्वी से मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या फिर पृथ्वी से जंतुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या पृथ्वी से सही प्रकार के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या मनुष्य के अस्तित्व पर कोई आँच नहीं आएगी। आपको राइट आंसर देना है। देखिए, प्रदूषण अगर हो जाएगा तो क्या होगा? प्रदूषण अगर यदि ज़्यादा हो जाएगा तो मनुष्य तो क्या जीवधारी भी नहीं रहेंगे, है ना। यही तो हमारी लाइन है। लास्ट में देखिए, अगर गद्यांश को आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या किया कहा है, तो आने वाले दशकों में ये पृथ्वी मनुष्य तो का किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह जाएगी, वनस्पतियाँ भी नहीं हो पाएंगी, प्राणी के जीवन का तो प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है आपका, आने वाले दशकों में ये पृथ्वी मनुष्य तो का किसी भी जीवधारी के योग नहीं रह जाएगी। इसका भाव ये है कि आने वाले वर्षों में पृथ्वी पे सही प्रकार के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। वनस्पतियाँ भी नहीं हो पाएंगी, जीवधारी के रहने योग भी नहीं हो पाएगा, प्राणी भी नहीं पनप पाएंगे, तो फिर किसी भी प्रकार के सभी प्रकार के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ना प्रदूषण से। ठीक है, तभी तो प्रदूषण एक व्यापक समस्या के रूप में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नियंत्रित शब्द में प्रत्यय है। नियंत्रित शब्द में प्रत्यय बताना है आपको। नियंत्रित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है आपके त प्रत्यय है, या त्रित प्रत्यय है, या यंत्रित प्रत्यय है, या इत प्रत्यय है। आपको बताना है नियंत्रित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए, नियंत्रित शब्द प्रत्यय क्या चीज़ होती है? जो शब्दांश मूल शब्द के बाद में प्रयुक्त होकर यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में लगते हैं, शब्दांत में प्रत्यय लगते हैं, ठीक है, और शुरू में जो होते हैं वो उपसर्ग लगते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, प्रत्यय जो है लास्ट में लगते हैं शब्द के अंत में लगते हैं, और जो शब्दांश होता है
वह यौगिक शब्दों के जो संघ में प्रत्यय जोड़कर आपका पूरा शब्द का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है नियंत्रित शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ता प्रत्यय है, यंत्रित प्रत्यय है, त्रित प्रत्यय है या इत प्रत्यय है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है नियंत्रित शब्द में इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 इत प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दशक में समास का भेद बताइए। दशक में समास का भेद बताना है। दशक में कौन सा समास है। ऑप्शन है आपके द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, दिग्गु समास है या बहुव्रीहि समास है। आपको बताना है दशक शब्द में कौन सा समास है। देखिए, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और उससे समूह का बोध होता है तो उसे दिग्गु समास कहते हैं। देखिए, दिग्गु समास की पहचान होती है कि उसका जो शब्द होता है वह संख्यावाची होता है ना। और ये दशक जो लिखा हुआ है इसमें देखिए, आप देखेंगे कि 10 संख्या जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हमारा दशक में दिग्गु समास हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 दिग्गु समास। ध्यान रखिएगा, दिग्गु समास होता है संख्यावाची होता है। ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, संख्यावाची शब्द अगर होता है तो दिग्गु समास होगा, बशर्ते उसका अर्थ जो है तीसरा ना लग रहा हो। तीसरा लग जाता तो बहुव्रीहि हो जाता है ना। आप कहते हैं त्रिनेत्र, त्रिनेत्रधारी। तो त्रिनेत्रधारी में त्रि जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन त्रिनेत्रधारी शंकर जी के लिए बोला जा रहा है तो इसलिए ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आता है आपका जैसे चौराहा तो ये दिग्गु समास में आ जाएगा। ठीक है, 4 राहों का समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका समूह से भिन्न शब्द है। आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, ये 4 शब्द हैं, 4 ऑप्शन हैं, इसमें से भिन्न शब्द का आपको चयन करना है। ऑप्शन है आपके आधुनिक, आवश्यक, स्वस्थ और स्वास्थ्य। आपको राइट आंसर देना है समूह से भिन्न शब्द कौन सा है। देखिए, दिए गए विकल्पों में जो आपका विकल्प है आधुनिक, आवश्यक, स्वस्थ और स्वास्थ्य हैं, इसमें स्वास्थ्य जो है समूह से भिन्न शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है आपका स्वास्थ्य। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हैं आपके प्रश्न नंबर 10 से लेकर 15 तक पद्यांश को पूछकर पूछे गए प्रश्न हैं। आपको पद्यांश पढ़ना है, उसके बाद 5 क्वेश्चन जो होंगे आपके 6 क्वेश्चन 10 से लेकर 15 तक वह आपके पद्यांश से जुड़े हुए होंगे। तो चलिए पद्यांश को देखते हैं एक बार। रक्तपात पर अड़ा नहीं यह, दया दंड में जड़ा हुआ, खड़ा नहीं पशु बल के ऊपर, आत्मशक्ति से बड़ा हुआ, इसको छोड़ कहाँ सच्ची विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे। देखिए, एक बार फिर से आप देखिए पद्यांश को एक बार फिर से सुनिए। रक्तपात पर अड़ा नहीं यह, दया दंड से जुड़ा हुआ, खड़ा नहीं पशु बल के ऊपर, आत्मशक्ति से बड़ा हुआ, इसको छोड़ कहाँ भय सच्ची विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे। ठीक है, चलिए देखते हैं पद्यांश से जुड़े हुए अब प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 10, कविता में किसकी कामना की गई है। कविता में किसकी कामना की गई है। ऑप्शन है आपके वीरता के गान की, भारत के झंडे को फहराने की, आत्मशक्ति के गुणगान की या दया दंड के गुणगान की। राइट आंसर बताना है कविता में किसकी कामना की गई है। देखिए, भारत का झंडा फहराने की कामना की गई है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका भारत का झंडा फहरे। ठीक है, फहराने के ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भारत के झंडे फहराने से क्या तात्पर्य है। राइट आंसर बताना है भारत के झंडे फहराने से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 11, ऑप्शन है आपके विजय गाथा, गणतंत्र दिवस, कीर्तिगान या स्वतंत्रता। भारत का झंडा फहराने से क्या तात्पर्य है। विजय गाथा, कीर्तिगान, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता। देखिए, भारत का झंडा फहराने से तात्पर्य है क्या है, स्वतंत्रता से है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। जो आपने पद्यांश अभी सुना है, पढ़ा है, उसमें भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। पहला है युद्ध के लिए या अहिंसा के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए या आत्मसमर्पण के लिए। बताना है आपको, राइट आंसर बताना है कि स्वतंत्र प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया है भारतीयों को। देखिए, पद्यांश के अनुसार भारतीयों को स्वतंत्र प्राप्ति के लिए जो है अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर 2 अहिंसा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13, दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है। दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है। ऑप्शन है आपके कठोर दंड की ओर, विवेकपूर्ण न्याय की ओर, दया भाव की ओर या अन्याय की ओर। आपको राइट आंसर देना है कि दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है। कठोर दंड की ओर, विवेकपूर्ण न्याय की ओर, दया भाव की ओर या अन्याय की ओर।
देखिए कविता का जो आपका भाव है, कविता की जो आपकी पंक्ति हैं उसके अनुसार दया दंड के माध्यम से विवेकपूर्ण न्याय की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही जाता है ऑप्शन नंबर 2 विवेकपूर्ण न्याय। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, समूह से भिन्न शब्द है। समूह से भिन्न शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, वीरता है, दया है, शक्ति है या भारत है। वीरता, दया, शक्ति, भारत, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? देखिए वीरता, दया और शक्ति तीनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं और भारत शब्द जो है आपका समूह से भिन्न है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है भारत। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, पद्यांश से जुड़ा हुआ लास्ट क्वेश्चन है ये। विजय शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? विजय शब्द का विलोम कौन सा है? पराजय, हार, आक्रांत या ध्वंस। विजय शब्द का विलोम कौन सा है? पराजय, हार, आक्रांत या ध्वंस। देखिए विजय शब्द का विलोम शब्द होता है पराजय। पराजय या विजय है ना, पराजय के साथ विजय होता है, तो आ जाता है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पराजय। एक अब यहाँ पर निर्देश देखिए, 16 से लेकर 30 तक दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पे जो है आपका 2023 का है, जो आपका पूछा गया था। पद्यांश हो चुका, पद्यांश हो चुका। यदि चैनल पर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस जो होती हैं आपको तुरंत पास तुरंत पहुंच जाएंगे। एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, तो आपके एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी हो रही होगी, आशा करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये आ जाते हैं आपके सीटेट में 15 क्वेश्चन आते हैं आपके भाषा से जुड़े हुए, और 15 क्वेश्चन आते हैं आपके जो है शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए, है ना। तो जिसे कहते हैं हम लोग पेडागोजी। तो हमने 15 क्वेश्चन तो अपने देख लिए हैं सब्जेक्ट से जुड़े हुए, और अब जो 15 क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे पेडागोजी से जुड़े हुए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती है जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों से संबंधित हैं। ये किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है? संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती है जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों से संबंधित हैं। यह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है? ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है आपके श्रव्य भाषिक विधि, दूसरा है व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरा है संप्रेषणात्मक भाषा विधि, या चौथा है संरचनात्मक मौखिक शिक्षण विधि। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? आपको राइट आंसर देना है। देखिए, संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती है जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों से संबंधित हैं। वह संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण की विधि का अनुसरण कर रही है। किसका कर रही है? संप्रेषणात्मक भाषा विधि का जो है अनुसरण कर रही है, क्योंकि भाषा शिक्षण में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में छात्रों को सरल तथा भाषा अधिगम कराने में अनेक विधियों का निर्माण किया गया है, जिसमें संप्रेषणात्मक विधि का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके सामने, देखिए। ऑप्शन 1, प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना नहीं है। या फिर दूसरा देखिए, प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल कक्षा में भाषा प्रयोग के लिए मदद देना है। तीसरा है, प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना है। और चौथा है, प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का अनुवाद करके भाषा, व्याकरण व शब्द भंडार के प्रयोग में मदद करना है। ऑप्शन एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रत्यक्ष विधि का संबंध में कौन सा कथन सही है वाला बताना है, सही है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना नहीं है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल कक्षा में भाषा प्रयोग के लिए मदद देना है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना है। या प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का अनुवाद करके भाषा, व्याकरण व शब्द भंडार के प्रयोग में मदद करना है। देखिए, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ होता है जो आपको पेडागोजी क्वेश्चन होते हैं, इसे आपको ध्यान से पढ़ना होता है और समझना होता है। ठीक है, तभी आप इसका राइट आंसर दे पाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके प्रत्यक्ष विधि के संबंध में जो कौन सा कथन है वह है आपका प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कथन नंबर 3 सही है। तीसरा है आपका, प्रत्यक्ष विधि के उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करता है। क्योंकि देखिए, प्रत्यक्ष विधि का अर्थ वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना है। इस विधि को सुगम पद्धति अथवा प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि और तुकबंदी को पृथक करवा रही है। इस तरह से वह उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही है? पेडागोजी का क्वेश्चन है ये भी। बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि और तुकबंदी को पृथक करवा रही है। इस तरह से वह उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही है? ऑप्शन देखिए, ध्वनि विज्ञान जागरूकता को,
या आकृति विज्ञान जागरूकता को, या चित्र विज्ञान जागरूकता को, या व्याकरण के प्रति। आपको राइट आंसर देना है। बबीता क्या करवा रही है, किस पक्ष को मजबूत करवा रही है? देखिए, बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि तुकबंदी को पृथक करवा रही है। इस तरह से वह उनके ध्वनि विज्ञान जागरूकता पक्ष को मजबूत कर रही है। ध्वनि विज्ञान जागरूकता को के पक्ष को मजबूत कर रही है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाता है आपका। ध्वनि विज्ञान जागरूकता बोले गए शब्दों में से ध्वनियों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है? निम्न में से किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, सरसरी तौर पर पठन, या बारीकी से पठन, या डिकोड करना, या कूटबद्ध करना। राइट आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है? सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, डिकोड करना, या कूटबद्ध करना। देखिए, सरसरी तौर पर पठन को सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 सही, सरसरी तौर पर पठन। ठीक है, सरसरी तौर पर किसी भी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। यह आनंद अनुभूति के लिए किए जाने वाले पठन से संबंधित होता है, और सरसरी तौर पर किसी पाठ को पढ़ना अध्ययन कौशल का एक महत्वपूर्ण प्रकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बीसवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है? निम्नलिखित में से किस के अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है? ऑप्शन है आपके, सरसरी तौर पर पढ़ना, बारीकी से पठन करना, डिकोडिंग करना, या कूटबद्ध करना। देखिए, जो जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है, उसमें बारीकी पठन के अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बारीकी से पठन। ठीक है, विशिष्ट सूचना लिखा है ना यहाँ पे, विशिष्ट सूचना के लिए अगर पढ़ा जाता है तो उसे बारीकी से ही पढ़ा जाता है। ठीक है, बारीकी से पढ़ने का संबंध गहन पठन से होता है, जिसका अर्थ किसी विषय वस्तु को गहराई से समझना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, पेडागोजी क्वेश्चनों को आपको समझ के पढ़ना चाहिए। पढ़ना है, सुनना भी अच्छे से है और समझना भी है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो बहुत ज़्यादा इजीली होते हैं ये क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं इसमें, है ना। जो आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं ये हम लोग माइंड से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, माइंड लगाकर इसको क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, इसके आंसर एकदम फिक्स होते हैं। और जो हमारे जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं इसमें माइंड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेडागोजी क्वेश्चन जो आपके 15 सब्जेक्ट से जुड़े हुए हर सब्जेक्ट्स में होते हैं उनको आपको ठीक से पढ़ना है और समझना है, फिर उसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। वह उन्हें एक वाक्य देती है और उसमें एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कह रही है। गीता भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है? ठीक है, आपको राइट आंसर देना है। गीता भाषा के किस उपकौशल का परीक्षण ले रही है? रेखांकित शब्द के समीप पर अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कह रही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपका श्रवण कौशल, पठन कौशल, व्याकरण कौशल या शब्द भंडार कौशल। राइट आंसर बताना है आपका। गीता कौन सा जो है कौन से कौशल की परीक्षा ले रही है बच्चों के? प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है, वह उन्हें एक वाक्य दे रही है और उसमें एक शब्द को विशेष को रेखांकित कर देती है ना। रेखांकित करने के बाद क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कह रही है। देखिए राइट आंसर देख लेते हैं इसमें कौन सा है। गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है, वह उन्हें वाक्य देती है और उसमें एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से रेखांकित शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए अगर वो कह रही है तो गीता जो है भाषा शब्द के भंडार उपकौशल की परीक्षण ले रही है। किसका? भाषा शब्द भंडार का, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 3। भाषा शब्द भंडार जो होता है शब्दकोश शब्दावली शब्दों का एक सेट है जो एक व्यक्ति अपने भाषण में समझाता है, समझता है और उसका उपयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22। प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, उसे क्या नहीं करना चाहिए?
क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1, बिना किसी संदर्भ के शब्दों का अर्थ को पूछना। यानी ऑप्शन 2, वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका समानार्थी शब्द पूछना। नंबर 3, वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका विलोमार्थी शब्द पूछना। या नंबर 4, अनुच्छेद से कुछ शब्द देकर संदर्भ में उसके अर्थ को खोजना। क्या उसे नहीं करना चाहिए? देखिए, प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है, तो उसे बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ को नहीं पूछना चाहिए, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर जो 3 ऑप्शन जो नीचे दिए हुए हैं, वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका समानार्थी शब्द पूछना, यह भी करना चाहिए परीक्षा लेने समय, ये तो मेन हो जाता है ना। वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका विलोमार्थी शब्द पूछना, विलोमार्थी शब्द भी बच्चों से पूछा जाना चाहिए। अनुच्छेद से कुछ शब्द देकर संदर्भ में उसके अर्थ को खोजना, यह भी एक अच्छी युक्ति है। लेकिन जो है बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना, ये चीज़ उसे नहीं करनी चाहिए, है ना। क्योंकि बच्चों में क्या होता है, शब्दों की संख्या जिन्हें वे बोल से समझ पाते हैं उन शब्द को संपदा कहते हैं बच्चों की, ठीक है ना। तो प्रेरणा अपने विद्यार्थी शब्द संपदा की परीक्षा ले रही है, तो उसे क्या करना चाहिए कि वही काम करना चाहिए जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ को पूछना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। देवीना अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अनुच्छेद देती है। अनुच्छेद देखिए, अब आज मैं स्पेस गई और कुछ फल व सब्जियां खरीदी। मैं जानती थी बारिश होगी, पर मैं स्पेस लेना भूल गई और रास्ते में भीग गई। ठीक है, वह विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहती है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देवीना के विद्यार्थियों को क्या करना होगा? देखिए, बहुत ही ज़्यादा सरल सा एक सब्जेक्ट वो दिया हुआ है, पैराग्राफ, छोटा सा अनुच्छेद है, जिसमें क्या है, आज मैं स्पेस गई, कहाँ गई, कुछ फल व सब्जियां खरीदी। मैं जानती थी बारिश होगी, पर वह कुछ लेना भूल गई और रास्ते में भीग गई, है ना। बाजार गई या फिर छाता लेना भूल गई, ये पूरा हो सकता है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देवीना के विद्यार्थी को क्या करना होगा? देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन। संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा, या केवल व्याकरण के नियमों को समझना होगा, या वाक्य विन्यास को समझना होगा, या पाठ की विषय वस्तु को समझना होगा। क्या करना होगा? देखिए, हमने अभी आपको जो अनुच्छेद बताया उसके अनुसार आपने क्या किया? पाठ पढ़ा पूरा? नहीं, है ना, नहीं पढ़ा ना तो पाठ पढ़ा है, ना वाक्य के विन्यास को समझा है। केवल व्याकरण के नियमों को भी समझना इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना है, संदर्भ को समझना है ना, कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1, संदर्भ को समझना है और सर्वाधिक उपयुक्त शब्द को उसमें फिल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? ऑप्शन है आपके, आगमनात्मक तरीके से, या निगमनात्मक तरीके से, या बिना व्याख्या के, या कृत्रिम तरीके से। प्रत्यक्ष विधि में किस प्रकार से व्याकरण पढ़ाई जाती है? आपको राइट आंसर देना है। देखिए, प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण आगमनात्मक तरीके से पढ़ाई जाती है। आगमनात्मक विधि एक ऐसी विधि है जो व्याकरण सीखने को एक प्रभावी और उत्पादक प्रक्रिया बनाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होता है, ऑप्शन नंबर 1, आगमनात्मक तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1, वे प्रक्रियाएं जिनसे कोश विषयक और व्याकरणिक विषय वस्तु का चयन किया जाता है, या वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है, या सूचनाएं प्रस्तुत करने की तकनीक, या फिर भाषा शिक्षण की विशिष्ट प्रक्रियाओं का प्रयोग करना। पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? आपको राइट आंसर देना है। देखिए, पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में सिद्धांत जिनमें विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया सके उससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, वे सिद्धांत जिसमें विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। वाचन और बोलने और शारीरिक क्रियाओं के संबंध में आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? वाचन और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय में आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन है आपके, प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, तीसरा है स्थितिपरक उपागम, या चौथा है संरचनात्मक उपागम। राइट आंसर देना है आपको, वाचन और शारीरिक क्रियाओं से
समन्वयन पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? प्रश्न नंबर 26, देखिए बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित भाषा शिक्षण विधि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है। क्या है? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया जो होती है, समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि जेम्स और आशेर द्वारा प्रतिपादित की गई है, जो एक प्रयोगात्मक वैज्ञानिक थे। छोटे बालक अपने प्रारंभिक वर्षों में आदेश या कार्य करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा सीखते थे। ठीक है, सीखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरीके का नहीं होना चाहिए? ऑप्शन है आपके बाल अनुकूलन या सजीव एवं सक्रिय या संसाधनपूर्ण या तानाशाही। किस तरीके का नहीं होना चाहिए भाषा की कक्षा का परिवेश? देखिए जैसा कि क्वेश्चन से बहुत ही आराम से आपको आंसर मिल रहा होगा, किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। बाल अनुकूल होना चाहिए, सजीव एवं सक्रिय भी होना चाहिए, संसाधनपूर्ण भी होना चाहिए। ये तीनों तो सही है, तानाशाही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 4, तानाशाही नहीं होनी चाहिए, है ना। भाषा की कक्षा परिवेश में तानाशाही वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि बाल अनुकूल, सजीव एवं सक्रिय, संसाधनपूर्ण होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका से विद्या सिद्धांत से हुई है? अब यहाँ पर प्रश्न को समझिए। निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विद्या सिद्धांत से हुई है? आपको राइट आंसर देना है। ऑप्शन है आपके पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश या समग्र भाषा या विषय वस्तु आधारित निर्देश या परामर्श कोर्स, जिसे कहते हैं सजस्टोपीडिया। ध्यान रखिएगा, परामर्श कोर्स को सजस्टोपीडिया भी कहते हैं, है ना। देखिए अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपके सीटेट की क्लासेस के लिए सीडीपी की, हिंदी की, संस्कृत की और ईवीएस की क्लास चल रही हैं, जिसमें आपका सीडीपी का पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, एमसीक्यू चल रहे हैं उसके, और सारे ही सब्जेक्ट की आपको तैयारी कराई जा रही है। तो बहुत ही अच्छे गुरु मंत्र जिसे कहते हैं टिप्स भी आपको हमारे चैनल पर दिए हुए हैं। एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है, क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, कैसे एग्ज़ाम देना है, किस तरीके से तैयारी करना है, कहाँ पर आपको भूल नहीं करनी है, क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, कौन से पाठ्यक्रम से पढ़ना है, कौन सी पुस्तक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब चीज़ें आपको हमारी इस चैनल पर बताई हुई हैं। आप विजिट करके सारी वीडियो देख सकते हैं, आप ज्ञान ले सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा समय तो नहीं बचा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दे पाएँ, जिससे कि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपका एग्ज़ाम की तैयारी हो रही होगी। हम आशा करते हैं आप जो है पाठ को समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। देखिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हमारी क्लास को लेते हैं उसके बाद रिवीजन ज़रूर किया कीजिए, रिवीजन कर किया कीजिए, नोट्स बनाया कीजिए। नोट्स बनाने से फ़ायदा होता है कि आप जो है क्लियरली उस चीज़ को कंप्लीटली करते चले जाते हैं। देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वह ऑफलाइन होना है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ आपसे देखिएगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है तो आपको क्या करना है, OMR शीट ज़रूर भरनी है। आप OMR शीट जो है आती हैं एग्ज़ाम्स के लिए, आपको बाज़ार में आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। आप OMR शीट की एक बुकलेट ले लीजिए और आप एग्ज़ाम से पहले कम से कम 8-10 OMR शीट की प्रैक्टिस, तो 8-10 नहीं कर पाते, 5-6 तो OMR शीट की प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे तो जब आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए, कोई सा भी सीटेट का प्रीवियस का लेके बैठिए, जो आप बिल्कुल पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं, टोटली सारा याद है आपको, जिस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन पेपर वो लेके बैठिए और आप OMR शीट लेके बैठिए। और टाइम के अनुकूल जो आपका टाइमिंग दिया जाता है 2.5 घंटे का या 2 घंटे, 2.5 घंटे जो टाइम दिया हुआ है उसमें, उसके हिसाब से आप OMR शीट को भरिए, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए आपको लास्ट में कितना टाइम बच रहा है, फिर आप नए क्वेश्चन पेपर को उठाइए और फिर OMR शीट भरिए। देखिए आपको लगेगा अगर आप ऑनलाइन टेस्ट तो बहुत आराम से कर लेंगे, समझ लेंगे और ऑप्शन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, लेकिन OMR शीट पर अगर करने में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप टाइमली बचा पाएंगे और अच्छे से उस चीज़ को, एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मेन चीज़ है आप प्रीवियस के पेपर भी कीजिए और मेन है आपका ऑनलाइन तैयारी के साथ साथ आप ऑफलाइन भी तैयारी कीजिए, है ना, तभी आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 था, फिर से एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विद्या सिद्धांत से हुई है? ऑप्शन थे हमारे पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, समग्र भाषा, विषय वस्तु आधारित निर्देश या परामर्श कोर्स, जिसे सजस्टोपीडिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश की उत्पत्ति भाषा सिद्धांत की, भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विद्या सिद्धांत से हुई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आपके बोली, उच्चारण लहजा, अपबोली या विशिष्ट शब्दावली। एक बार ऑप्शन फिर से सुनिए। पहला है बोली, दूसरा है उच्चारण लहजा, तीसरा है अपबोली, चौथा है विशिष्ट शब्दावली। राइट आंसर आपको बताना है। भाषा के विविध प्रकारों में जो दूसरों से केवल उच्चारण भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार और व्याकरण शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, उन्हें बोली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बोली के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 1 बोली। बोली का शब्द भंडार सीमित होता है, कोई नियमित व्याकरण नहीं होता, इसे शिक्षा, अधिकारिक, कर्तव्य, व्यवहार अथवा साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है ऑप्शन नंबर 1 बोली। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, आर्मी विधि और किस नाम से जानी जाती है? आर्मी विधि और किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर। पहला है श्रव्य भाषिक विधि, दूसरा है प्रत्यक्ष विधि, तीसरा है परामर्श कोर्स और चौथा है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। आपको बताना है आर्मी विधि किस नाम से जानी जाती है। देखिए आर्मी विधि जो होती है श्रव्य भाषिक विधि के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर 1 श्रव्य भाषिक विधि। श्रव्य भाषिक विधि सैनिक विधि या नई कुंजी विदेशी भाषाओं को पढ़ाने में उपयोग की जाने वाली एक ऐसी विधि है जो यह मानती है कि जीवित चीज़ों के कुछ लक्षण और इस मामले में मनुष्य को पुनर्वलन की एक प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही रहता है ऑप्शन नंबर 1 श्रव्य भाषिक विधि आर्मी विधि के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े हुए, जो हमारे प्रीवियस के पेपर के थे, जो आपको पूछा गया था 25 जनवरी 2023 को, और जो है आपका जूनियर का था। प्राइमरी का हम आपको पहले क्वेश्चन पेपर करा चुके हैं जो आपका 25 जनवरी 2023 को हुआ था। इसी के साथ साथ आपका जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण बात तथ्य और बताना है, जिसमें आपका है कि जो आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उसके लेकर, कि पेपर फर्स्ट में आपके जो होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं और पेपर सेकंड में भी आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बताना है कि पेपर फर्स्ट में आपके होते हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट होता है सीडीपी का, फिर होता है ईवीएस का, फिर आता है मैथ का, फिर हिंदी लैंग्वेज का, और फिर आ जाता है आपका सेकेंडरी लैंग्वेज जो आपकी जी ऑप्शनल होती है। इसमें आपको हिंदी, संस्कृत और संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू में से आपको एक जो है सिलेक्ट करनी होती है। इससे जुड़े हुए आपको 30 क्वेश्चन देने होते हैं। इसमें 15 आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं और 15 आपके पेडागोजी से जुड़े हुए सीटेट में आते हैं। इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर जो होता है जूनियर लेवल का, उसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होते हैं, और साइंस जो साइंस साइड के स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए साइंस और मैथ के 60 क्वेश्चन होते हैं, और आर्ट साइड के क्वेश्चन के लिए सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन उसमें आते हैं, और इंग्लिश के क्वेश्चन जो 30 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 150 क्वेश्चन होते हैं। जनरल के लिए 90 नंबर पास करने के लिए, ओबीसी के लिए 82 नंबर जो होते हैं, 82 नंबर्स क्लियर के लिए होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए कि एग्जाम टाइम में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।